भैया बहन, आज की वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो कल इंटरनेट की कार्यप्रणाली के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें पढ़ना है कि इंटरनेट विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर्स की पहचान कैसे करता है। विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर का क्या मतलब है? तो इसके लिए व्यवस्था यह है कि इंटरनेट तकनीकी में इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर का एक एड्रेस होता है। ये पहचान करना है कि कोई मैसेज यदि आप भेज रहे हो तो जहाँ पे भेज रहे हो वहाँ पे मिले, उस कंप्यूटर को रिसीव हो। तो इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर का क्या होता है? एक एड्रेस होता है। और जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम में प्रत्येक पैकेट के साथ, यानी कि जो हम मैसेज भेजते हैं, आपको कल बताया गया था, एक पैकेट में डिवाइड होता है। तो उसके साथ जिस कंप्यूटर ने यह कम्युनिकेशन पैकेट भेजा है उसका एड्रेस होता है, तथा जिसके लिए भेजा है यानी कि जिसको रिसीव करना है उसका एड्रेस होता है, यानी कि उस कम्युनिकेशन पैकेट का एड्रेस जुड़ा होता है। इससे कंप्यूटर की पहचान इंटरनेट कर लेता है कि भेजने वाला कौन है और प्राप्त करने वाला कौन है। कम्युनिकेशन पैकेट में तोड़ने की व्यवस्था कैसे होती है? तो इंटरनेट से संबंधित विभिन्न सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके द्वारा ये पैकेट टूटता है। पैकेटों की क्रम संख्या क्या है? तो इसके लिए प्रत्येक पैकेट के साथ उसकी क्रम संख्या भी जुड़ी रहती है। कल मैंने बताया था आपको कि पैकेट को छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया जाता है मैसेज को, और उनको एक सीरियल नंबर दे दिया जाता है, तो वही सीरियल नंबर क्रम संख्या है। तथा रिसीवर कंप्यूटर यह जांच करता है कि क्रमवार सभी पैकेट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। यदि क्रम टूटता है तो जो रिसीवर मैसेज है, यानी कि जिसके पास मैसेज भेजना है, वह सेंडर कंप्यूटर को उन पैकेटों को पुनः भेजने के लिए मैसेज भेजता है। अंदर ही अंदर इंटरनल सब काम होता है। यह प्रावधान भी इंटरनेट सॉफ्टवेयर में ही किया गया है। अब जो भेजे गए पैकेट होते हैं वो कितने बिट के होते हैं, कितने कैरेक्टर के होते हैं, इसकी सूचना पैकेट के साथ होती है। कि यूज़र कंप्यूटर इसके द्वारा यह जांच करता है कि उसे प्राप्त पैकेट पूर्ण है या नहीं। यदि इसमें कमी है तब रिसीवर कंप्यूटर सेंडर कंप्यूटर को इसके बारे में मैसेज भेज करके पुनः उसके लिए निवेदन करता है, पुनः उसको मांगता है। जैसे आप कोई मैसेज भेजते हो या फिर आपके पास कोई मैसेज आया तो पता चल जाता है ना कि 20 MB का है, 25 MB का है, 1 GB का है, इस तरह से। इस प्रकार के सिस्टम में अन्य सिस्टम के अंतर्गत इंटरनेट तकनीकी से एक कंप्यूटर से दूसरे पर सूचना का आदान प्रदान तीव्र गति से होता है, जिससे यूज़र को लगता है कि उसका कार्य लगातार रूप से हो रहा है। इंटरनेट द्वारा उपयुक्त एक्टिविटीज़ करने में जिसकी सहायता लगती है, जिसके हेल्प से डाटा जाता है, डाटा आता है, सेंड किया जाता है, रिसीव किया जाता है, उसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। जैसे प्रोटोकॉल क्या होता है? तो प्रोटोकॉल कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं। विभिन्न कंप्यूटर्स के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। जैसे दो मित्रों में यदि संबंध बना रहे तो कुछ रूल होना चाहिए ना, उसका मानक होता है कि कोई किसी की बुराई नहीं करेगा, दोनों लोग अच्छे से बिहेव करेंगे। उसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर्स यदि आपस में संबंध रखना चाहते हैं, मैसेजेस भेजना चाहते हैं, रिसीव करना चाहते हैं, तो उनको भी नियम का फॉलो करना पड़ता है। वही रूल, वही नियम प्रोटोकॉल कहलाता है। इन नियमों के पालन द्वारा अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर सिस्टम एवं ऑपरेटिंग सिस्टम परस्पर कनेक्ट हो पाते हैं। इनके द्वारा ही अलग कंप्यूटर सिस्टम है, अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, मगर एक दूसरे से ट्रांसमिशन डाटा का कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। इनके द्वारा दो भिन्न सेटिंग के कंप्यूटर एक दूसरे के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करने में सक्षम होते हैं। तो सक्षम कैसे होंगे? तो इंटरनेट द्वारा जो प्रोटोकॉल यूज़ किए जाते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है TCP, दूसरा होता है IP। TCP का पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसके माध्यम से कंप्यूटर नेटवर्क पर इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है। जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है वो केवल क्या करेगा कि डाटा को ट्रांसफ़र करेगा, रिसीव करेगा, इतना ही काम है उसका। TCP प्रोटोकॉल इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पैकेट्स में बांटता है और उसके सही एड्रेस पर सेंडिंग को सुनिश्चित करता है कि कहाँ जाना है। यदि मार्ग में कोई सूचना पैकेट नष्ट हो जाता है तो वह पुनः उसको ट्रांसमिट करता है, यानी कि डाटा को भेजने का ही कार्य इसका है। मगर जो IP है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है, इसका मुख्य कार्य सूचना पैकेटों पर गंतव्य कंप्यूटर का एड्रेस लिखना होता है कि सूचना पैकेट कहाँ जाना है, तो उसका एड्रेस लिखने का कार्य इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि IP करता है, जिससे ये पैकेट इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर शीघ्रतम मार्ग से पहुंच सकें। यह सूचना पैकेटों के लिए रूट निर्धारण का कार्य करता है। तो ये दोनों हो गए TCP और IP। अब हमको जानना है कि इंटरनेट के एडवांटेज क्या हैं, लाभ क्या हैं।
तो आप सभी लोग जानते हो इंटरनेट के माध्यम से मेल भेज सकते हैं, इसकी सहायता से आप गेम खेल सकते हो, इसकी सहायता से चैटिंग कर सकते हो। चैटिंग का मतलब मैसेजों का आदान प्रदान करके अपनी बातों को व्यक्त करना, फिर दूसरे की बात को सुनना। इसके माध्यम से शॉपिंग करना, एडवर्टाइजमेंट देना, नौकरी के लिए आवेदन करना। इसके माध्यम से कंपटीशन में भाग लिया जा सकता है, तैयारियां की जा सकती हैं, वेबसाइट बनाई जा सकती हैं, व्यापार किया जा सकता है, अनेक प्रकार के कार्य, रोज़गार के नए आयाम, बिजनेस को यदि इस पर डालना हो, साइबर कैफ़े खोलना हो, चाय कॉफ़ी के साथ कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध यदि करानी हो, यानी कि रोज़गार भी जा सकते हैं। व्यवसाय के साथ साथ इंटरनेट का प्रयोग साउंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉलिंग के लिए भी है। आज देख रहे हो कोविड के टाइम में अनेकों प्रकार के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वीडियो क्लास भी चलते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नेताजी लोग, अधिकारी लोग बैठक भी कर लेते हैं, मीटिंग भी कर लेते हैं। दूर बैठे व्यक्ति से मीटिंग कर ली जाती है। कोविड का है क्या कि दूर ही रहना है सबको, तो आसानी से इंटरनेट के माध्यम से मीटिंग हो जाती है। इसके द्वारा मनोरंजन कंपनियां इंटरनेट का प्रयोग ऑडियो के लिए, वीडियो प्रसारण के लिए, फिल्म बनाने के लिए, टेलीविज़न ट्रांसमिशन के लिए करती हैं। ये सभी एक्सेट्रास हमारे इंटरनेट के एडवांटेजेस हैं। इंटरनेट का उपयोग कैसे होता है, तो 1960 के उत्तरार्ध मीन्स आफ्टर द 1960 और बिफोर 1990 तक इंटरनेट विशिष्ट रूप से शैक्षिक तथा रक्षा विभाग द्वारा ही यूज़ होता था। अनुसंधान का एक यंत्र था ये। 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि वेब के आगमन से पूर्णतः यह परिवर्तित हो गया। वेब सुविधा के अंतर्गत कई कंप्यूटर पर उपलब्ध सूचनाओं को परस्पर संबंधित किया गया है। किसी एक कंप्यूटर पर इस बात की जानकारी रहती है कि किस विषय की सूचना किस कंप्यूटर पर उपलब्ध है। उस कंप्यूटर पर सूचना से संबंधित जानकारी किसी दूसरे कंप्यूटर पर हो सकता है। जब www के अंतर्गत सूचना देखी जा रही होती है, तब यदि उपलब्ध सूचना से संबंधित और जानकारी किसी अन्य कंप्यूटर पर होगी, तब यूज़र जब माउस के पॉइंटर को उस जानकारी पर लगाएगा, तब एक विशेष सिंबल द्वारा यह सूचित होगा कि इससे संबंधित अन्य जानकारी भी उपलब्ध है। यदि यूज़र उस जानकारी को देखने के लिए संबंधित ऑप्शन को सिलेक्ट करता है, तो अन्य कंप्यूटर से वह जानकारी यूज़र की स्क्रीन पर आ जाएगी। तब प्राप्त होने वाली जानकारी में भी ऐसी व्यवस्था हो सकती है। जिन कंप्यूटर से ये जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं, वे अलग अलग देशों व महाद्वीपों में हो सकते हैं। इस प्रकार विश्व के कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करने के इस साधन का नाम वर्ल्ड वाइड वेब है। इसके कार्य के अनुरूप ही है। कहने का मतलब ये है कि यदि आप, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, अपने दुकान, अपने किसी प्रतिष्ठान, अपने विद्यालय की यदि कोई सूचना आप अपने कंप्यूटर में बनाते हैं, तो वर्ल्ड वाइड वेब के द्वारा पूरे विश्व में आप कोई भी उसको कहीं भी बैठ के देख सकता है। ये संक्षेप में आपको बताया गया। ये तो पूरा डिटेल बता रहा है कि दूसरे कंप्यूटर की सूचना दूसरे कंप्यूटर पर मिल जाती है, तो सही बात है। हमारी सूचना हम अपने कंप्यूटर पर वेबसाइट बना के अपलोड कर रहे हैं, सूचना डाल के अपलोड कर रहे हैं, तो विदेश में बैठा व्यक्ति उसको देख सकता है। मगर देखेगा कैसे? जब हम वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि वेब से जुड़े होंगे। www के अंतर्गत सूचना देखने के लिए अलग से ब्राउज़र का भी विकास हुआ। जो पहला ब्राउज़र है, जीके के लिए याद रखोगे, मोज़ाइक नाम था उसका। नेटस्केप कम्युनिकेशन कंपनी ने भी बनाया, माइक्रोसॉफ्ट ने भी ब्राउज़र बना रखा है। जब www के अंतर्गत कोई सूचना अथवा डॉक्यूमेंट देखा जा रहा होता है, तब उस सूचना या डॉक्यूमेंट का वह भाग जिसके बारे में जानकारी अन्य जगह भी उपलब्ध है, अलग रंग का दिखाए। जैसे मान लो कोई सूचना आप देख रहे हो, उसमें उससे संबंधित कुछ और सूचना उसी पे आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है, तो वो नीले कलर में दिख सकता है, लाल कलर में दिख सकता है। आप जाकर उस पर क्लिक करोगे तो एक और पेज खुल जाएगा उसके बारे में। तो ये कहने का इसका अर्थ है, जिससे यूज़र यह जान जाए कि यदि इस विषय की जानकारी अधिक चाहिए, तो पॉइंटर को ले जाके हम उस कलर वाले कलर्ड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो उससे संबंधित और भी जानकारियाँ ओपन हो सकती हैं। www के अंतर्गत टेक्स्ट के अतिरिक्त इमेज, साउंड आदि के रूप में भी जानकारियाँ उपलब्ध हो सकती हैं, रहती भी हैं। www से पहले इंटरनेट केवल लिखित सूचनाओं का ही प्रयोग करता था, परंतु इसके आ जाने के बाद इंटरनेट की लोकप्रियता और बढ़ गई है, और जो कैरेक्टर यूज़र से बदल के ग्राफिक यूज़र इंटरफेस हो गया है। यानी कि पहले केवल अक्षर हुआ करते थे इसकी सूचनाओं में, आज अक्षर भी हो रहे हैं, इमेज भी हो रहे हैं, वीडियोज़ भी हो रहे हैं, विभिन्न प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, गुण क्या हैं? तो पहला है कि ये यूज़र फ्रेंडली है। www संसाधन सरलता से अधिकतर इंटरनेट ब्राउज़र के साथ कार्य कर सकते हैं, यानी कि अनेकों ब्राउज़र के साथ आप कार्य कर सकते हो, अनेकों यूज़र भी कार्य कर सकते हैं। जो नहीं कि आप गूगल का यूज़ करो तो कोई और नहीं करेगा, सभी करेंगे।
मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट्स, वेब पर सूचनाएं जो ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन तथा टेक्स्ट के रूप में हो सकती है। मल्टीमीडिया घटक आप पढ़े हो ना 7th में, वही है। ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, टेक्स्ट, इमेज, साउंड, ये सभी वेब पेजों पर देखी जा सकती हैं। वेब पेज इंटरनेट पर उपलब्ध वह डॉक्यूमेंट है, ध्यान देना, वेब पेज क्या है? डॉक्यूमेंट है। वह डॉक्यूमेंट है जिसमें टेक्स्ट के साथ साथ सभी मल्टीमीडिया के तत्व भी सम्मिलित होते हैं। www इंटरनेट यूजर्स को इन मल्टीमीडिया वेब पेजों को बनाने के लिए, जोड़ने के लिए अथवा दिखाने की पूर्ण व्यवस्था रखता है। फिर आता है हमारा हाइपर टेक्स्ट और हाइपर लिंक। हाइपर टेक्स्ट भी फाइल है, डॉक्यूमेंट है, ये ध्यान देना है। हाइपर टेक्स्ट क्या है? टेक्स्ट की फाइल है, यानी कि एक फाइल है जिसमें टेक्स्ट, ग्राफिक, इमेज, ऑडियो, वीडियो के ट्रैक्स साथ साथ एक फाइल में बने रहते हैं। मगर हाइपरलिंक क्या है? जब इस हाइपर टेक्स्ट फाइल को देखने के लिए एक डायनेमिक लिंक वेबसाइट में रहता है, उस लिंक को हम हाइपरलिंक कहते हैं। जैसे मान लो आप कोई चीज़ सूचना देख रहे हो और उससे संबंधित कुछ और सूचना किसी वेबसाइट को उसमें दे रखी है, तो वेबसाइट के अंदर यदि कोई वेबसाइट टाइप का है तो वही हाइपरलिंक है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो वो लिंक खुल जाएगा और उससे संबंधित दूसरी सूचनाएं आने लगती हैं। तो निम्नलिखित चित्र हाइपरटेक्स्ट तथा हाइपरलिंक का उदाहरण प्रस्तुत करता है। हाइपरटेक्स्ट हाइपरलिंक का उदाहरण कैसे प्रस्तुत करता है? तो ये देखो, ये सभी टेक्स्ट हैं। इसमें जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे हेडिंग्स दिए हुए हैं, जिसको मेन्यूज़ कहते हो, आप मेन्यूज़ भी कह सकते हो। ये छोटे छोटे हेडिंग्स हैं। आप जब वेबसाइट को ओपन करो तो ऐसे दिखाई देगा। तो ये पूरा आपका हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट फाइल। और जैसे आप सपोज करिए आप पहले वाले पे क्लिक कर लिए या फिर लास्ट वाले पे क्लिक कर लिए, जिस पे क्लिक करोगे तो इस वेबसाइट से संबंधित अन्य जानकारियाँ भी आएंगी। यही सभी जानकारियाँ जैसे आप क्लिक करते हैं, वो क्लिक होने वाली चीज़ ही हाइपर लिंक कहलाता है। तो ये एग्जाम्पल था इसका। दूसरा जो आता है वो है इंटरैक्टिव। इंटरैक्टिव क्या होता है? www अपने पेजों के साथ यूज़र्स तथा सर्वरों के मध्य निम्नलिखित विधियों के द्वारा इंटरैक्ट करने में सहायक है, जुड़ने में सहायक है। कैसे? तो हाइपरलिंक, इनपुट इनबॉक्स, जैसे रेडियो बटन, चेक बॉक्स, टेक्स्ट, ये चित्र में दे रखा है। आप देखो यहाँ कैसे, जैसे मान लो कि आप यहाँ पे विकिपीडिया खोल रखे हो, तो यहाँ पे कह रहा है कि चेक बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, ये सभी बटन से यहाँ पे उपलब्ध। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो इससे संबंधित जानकारी इसके नीचे खुल के आ जाएगी, और जैसे ही आप इस पर फिर क्लिक करेंगे वो जानकारी फिर इसी में समाहित हो जाएगी। इसको ये बता रहा है कि ये रेडियो बॉक्स होता है। अगला जो टॉपिक है वो हमारा है फ्रेम का। www फ्रेमों के मध्य भी कार्य करता है, यानी कि फ्रेम बना करके अपने डाटा को रखता है। फ्रेम एक वेब पेज पर एक से अधिक स्वतंत्र रूप से कंट्रोल करने योग्य अनेक भागों का प्रदर्शन है। जैसे आप इसको ही देख लो, यही चित्र देखो, ये पूरा एक फ्रेम के अंदर है। इसको ही फ्रेम कह रहा है कि फ्रेम के अंतर्गत भी हम www का यूज़ कर सकते हैं, वेबसाइट बना के इसका कार्य कर सकते हैं। तो भैया बहनों, आज का टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। अगला टॉपिक मंडे को भेजा जाएगा। इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।